हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं हमारे हेलो एल्कीन और हेलो एरीन से मैक्सिमम 100% पॉसिबिलिटी होती है इन क्वेश्चंस की। रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हमारे काफ़ी बनते हैं हमारे हेलो एल्कीन हेलो एरीन से। एक्चुअली हमारे पांचों ऑर्गेनिक के जो चैप्टर हैं सब में से कुछ ना कुछ रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हमारे कंफर्म बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले हम हेलो एल्कीन हेलो एरीन के रीजनिंग वाले क्वेश्चन करेंगे कि हेलो एल्कीन में कौन कौन से रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका क्या क्या सॉल्यूशन रहेगा। हाँ, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, इट्स माय गारंटी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। मेनली 7 क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे हेलो एल्कीन और हेलो एरीन से रीजनिंग टाइप पूछे जाने की पॉसिबिलिटी पूरी होती है। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, 7 क्वेश्चन है हमारे, कितने 7 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमारे जो एल्काइल हैलाइड हैं वो पानी में कम सॉल्युबल क्यों होते हैं। इनकी परफेक्ट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन सारे नोट्स मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। साथ में यूट्यूब पे भी मैंने कल इसकी वीडियो और पोस्ट अपलोड कर दी थी। क्वेश्चन और आंसर दोनों मैंने डाल दिए थे, अब उनका सिर्फ एक्सप्लेनेशन मैं देने वाली हूँ। राइट, तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्यों हमारा एल्काइल हैलाइड जो है पानी में कम सॉल्युबल होता है। उसके पीछे का रीजन है बेटा, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सपोज ये हमारा कोई वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है बेटा, एच बॉन्डिंग होती है। वहीं अगर हम बात करें आर एक्स मतलब हमारे एल्काइल हैलाइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आर एक्स, तो बेटा इनके बीच में कौन सी इंटरेक्शन होती है, डाइपोल इंटरेक्शन होती है। कौन सी होती है बेटा, डाइपोल इंटरेक्शन। और ये हमें पता है कि डाइपोल इंटरेक्शन वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑब्वियसली। तो वही बात है, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो ऑब्वियसली अच्छा कि हमारे ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव, सेम यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव और ये स्लाइटली पॉजिटिव, कुछ ऐसा ही होता है। राइट, तो उसी तरीके से जब हमारे एल्काइल हैलाइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स जब बॉन्ड बनाएंगे तो बेटा ये बॉन्ड उतना स्ट्रोंग नहीं हो पाता। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कौन सी होगी, डाइपोल ही होगी, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो काफी वीक होती है। डाइपोल इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होती है, काफी वीक होती है। तो जब ये बॉन्ड बनेगा तो इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी जिससे कि हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग को तोड़ा जा सके। ठीक है, डन बेटा। क्या बोला मैंने, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जबकि अल्काइल हैलाइड्स के बीच में डाइपोल इंटरेक्शन होती है। तो जब वाटर और अल्काइल हैलाइड आपस में बॉन्ड बनाने जाएंगे तो इनके बीच में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं बन पाएगी। जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उतनी तो अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, हमें हाइड्रोजन को बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए जो हमें यहाँ से मिल नहीं पाएगी। इसी वजह से हमारे अल्काइल हैलाइड जो है पानी में कम सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि केसीएन जो है ना, जब हम एल्काइल हैलाइड की किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, केसीएन के साथ, तो बेटा हमें आरसीएन मिलता है। ठीक है, एल्काइल साइनाइड मिलता है। जबकि अगर हम यही सेम रिएक्शन किसके साथ करवाएं, एजीसीएन के साथ करवाएं, तो बेटा हमें आरएनसी मिलता है, यानी कि एल्काइल आइसोसाइनाइड मिलता है। ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीजन है बेटा, हमारा जो केसीएन होता है बेटा वो आयनिक नेचर का होता है। ये पूरी तरीके से टूट के के पॉजिटिव सीएन नेगेटिव आयन दे देता है। तो इस केस के अंदर हमारा जो सीएन है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, आर के साथ। तो बेटा इसमें एक बात होती है, अब आरसीएन के बीच में बॉन्ड बनने जा रहा है तो दोनों साइड होती है कार्बन
और ऑब्वियसली R में भी हमारा कोई कार्बन ही होगा। तो बेटा कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बने और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बने, को भी कवलेंट बॉन्ड ही बनेगा। तो हम ये मानते हैं कि बेटा कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। इस भाई कुल मिला के यहाँ पे हमारा कार्बन फ्री है बॉन्ड बनाने के लिए। जबकि अगर हम AgCN की बात करें तो बेटा ये कवलेंट नेचर का होता है। किस नेचर का होता है बेटा? कवलेंट नेचर का। तो यहाँ पे हमारा सिल्वर और कार्बन जो है आपस में कवलेंट बॉन्डेड होते हैं। तो कार्बन पूरी तरीके से सिल्वर से फ्री नहीं होता। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास जो हमारा R जो ग्रुप है, यानी जो हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके पास सिर्फ ऑप्शन क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ, कार्बन तो फ्री नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ पे सिर्फ अवेलेबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या अवेलेबल है, नाइट्रोजन अवेलेबल है, इसलिए नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। यहाँ हमारी KCN के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है? आयनिक बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से K पॉजिटिव CN नेगेटिव आयन मिलते हैं। यहाँ पे कार्बन जो है फ्री है बॉन्ड बनाने के लिए। वहीं अगर हम बात करें AgCN की, तो बेटा इसके बीच में कवलेंट बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन जो है फ्री नहीं होता बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बचता है किधर का, नाइट्रोजन साइड से ही हमारा अल्काइल हैलाइड अटैच हो सकता है। दैट्स वाई हमारा अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है और इसमें अल्काइल साइनाइड बनता है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि जो हमारी SN2 है, SN2 मैकेनिज्म में वो इन्वर्जन फॉलो करता है, जबकि SN1 मैकेनिज्म में रेसिमाइजेशन होता है। क्यों? तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या आता है बेटा? SN2 फॉलोज इन्वर्जन। क्वेश्चन थर्ड हमारा आता है वाई। क्वेश्चन थर्ड, वाई SN2 follows inversion and SN1 follows racemization। देखो बेटा इसके पीछे का रीजन सुनना ढंग से। अपन ने SN1 SN2 मैकेनिज्म दोनों पढ़ लिए हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं SN1 मैकेनिज्म की, अगर हमने देखा हो SN1 मैकेनिज्म जनरली हमारा जो 2 डिग्री या 3 डिग्री जो भारी भरकम कार्बोकेटाइन है उनसे मिलता है। यहाँ पे हमारा कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बेटा अगर हम बात करें SN1 मैकेनिज्म की, तो SN1 के अंदर बेटा सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा। ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है, जिसमें कहानी कुछ इस तरीके से होती है। इधर हमारा एक R ग्रुप, इधर हमारा एक R ग्रुप और ये हमारा R ग्रुप। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज और हमारा कुल मिला के ये ऑर्बिटल हमारा क्या है, खाली है। तो बेटा यहाँ पे जब हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बेटा इसके पास 2 ऑप्शन है। ये न्यूक्लियोफाइल उसी साइड जाके अटैच हो जाए जिस साइड से हमारा हैलोजन ग्रुप हटा है, तो उसको बोलेंगे हम रिटेंशन। क्या बोलेंगे बेटा? रिटेंशन। जहां से हमारा हैलोजन ग्रुप हटा है, अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल वहीं जाके अटैच हो जाता है तो उसको बोलेंगे रिटेंशन। वहीं अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट साइड अटैच होता है जाके, तो बेटा इसको बोलेंगे इन्वर्जन। तो हमारे SN1 मैकेनिज्म के अंदर इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं। इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का ही मिक्सचर क्या बन जाता है, रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है। जबकि अगर हम बात करें कौन सी, SN2 मैकेनिज्म की, तो बेटा ये हमारे भारी भरकम हेलोल के कार्बोकेटाइन नहीं होता। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के द्वारा ये रिएक्शन शो की जाती है। यहाँ पे मान लो हमारा X अटैच है, हमारा कोई भी हैलोजन ग्रुप अटैच है और इधर हमारे 3 हाइड्रोजन है, इन पे हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे एक बात सुनना, यहाँ पे किसी तरह का कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, या फिर न्यूक्लियोफाइल और हमारे हैलोजन के बीच में कंपैरिजन होता है, यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं मिलता। तो इसलिए हमारे पास यहाँ न्यूक्लियोफाइल के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो कार्बन के पीछे की साइड से अटैक करे, कार्बन के
पीछे की साइड से अटैक करे SN2, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनती है। एक साइड हमारा X और एक साइड हमारा कौन लग जाता है, न्यूक्लियोफाइल लग जाता है, राइट। इधर हमारा हाइड्रोजन और इधर हमारा हाइड्रोजन, कुल मिला के ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यहाँ पे हमारे न्यूक्लियोफाइल के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो हमारे कार्बन के पीछे की साइड से ही अटैक करे, सामने की साइड से तो ऑलरेडी हैलोजन ग्रुप लगा हुआ होता है। इस ट्रांजिशन स्टेट के बनने के बाद हमारा जो हैलोजन ग्रुप है वो बाहर निकल जाता है और हमारा क्या बन जाता है, CH3, और जो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है बाहर क्या निकल जाता है, X नेगेटिव निकल जाता है। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल के पास सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाके अटैक करे, पीछे की साइड से अटैक करे। इसलिए इस केस के अंदर हमेशा क्या मिलेगा बेटा, इन्वर्जन मिलेगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि हमारे जो हैलो एरीन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो नहीं करते, या उसके क्यों, उसके पीछे का रीजन है। तो बेटा इसके पीछे का रीजन है कि सपोज हमारा कोई हैलो एरीन है, क्लोरोबेंजीन है हमारा, ठीक है, क्लोरीन, पूरा फुल एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है और हमारे क्लोरीन के पास क्या है बेटा, लोन पेयर है। ठीक है, अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन रेजोनेंस शो करेगा, क्योंकि जब लोन पेयर और डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं या अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, तो लोन पेयर किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। कुल मिला के स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी, C कार्बन पे, क्लोरीन पे क्या चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और बेटा हमारी जो बेंजीन रिंग है जब ये रेजोनेंस शो करेगी तो बेटा हमारे जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कौन सी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ कि अब हमारी बेंजीन रिंग के चारों तरफ एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज का चारों तरफ एक घेरा सा बन जाएगा, और हमारा न्यूक्लियोफाइल जो खुद है वो खुद भी तो नेगेटिव चार्ज है। अगर न्यूक्लियोफाइल इधर आना भी चाहेगा तो बेटा उसको क्या फील होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस फील होगा। उस बेचारे को कोई नेगेटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को क्या करेगा, स्टेरिक इंसिडेंस बोल दूं या मैं बोलूं रिपल्शन, तो क्या होगा, खुद बताओ, खुद बताओ, क्या न्यूक्लियोफाइल इधर जा पाएगा, नहीं, ऑब्वियसली नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहां पे उसे क्या फील होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो हमारा जो हैलोजन ग्रुप है वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑर्थ और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा न्यूक्लियोफाइल अप्रोच ही नहीं कर पाएगा हमारी बेंजीन रिंग को। इसी का आंसर देते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हम बेंजीन रिंग से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दें, मान लो ये हमारा Cl लगा हुआ है और यहाँ मान लो हमारे क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो चुकी है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। अब मान लो मैंने यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया, सपोज मैंने NO2 लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है हमारी बेंजीन रिंग से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो बेटा ये जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इंक्रीज हुई थी, तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी अराउंड बेंजीन क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज अराउंड बेंजीन, और इससे स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने से ऑब्वियसली हमारे न्यूक्लियोफाइल को भी मौका मिल जाएगा कि भाई वो हमारी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो जाए, अटैक कर सके। ठीक है बेटा, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं क्वेश्चन में तुम्हें थ्रोली बता देती हूँ कि क्वेश्चन 6 कि ऐसा क्या होता है
कि जो हमारा जो क्लोरीन ग्रुप है, मैं सीधी सी बात है, हमारे जो हेलो एरीन्स है, या फिर मैं बोलूं हमारा जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है हमारा जो क्लोरीन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये -I इफेक्ट शो करता है। फिर भी क्लोरोबेंजीन reactive towards electrophilic substitution reaction. Why? Reactive towards ESR. देखो बेटा, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा क्लोरीन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। लेकिन जब हमारी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो जाए, कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर दे, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा। चार्ज डेंसिटी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। किस पे, हमारी बेंजीन रिंग पे। अब उस चीज को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे क्लोरीन को मजबूरन क्या करना पड़ता है, अपना लोन पेयर डोनेट करना पड़ता है। क्यों, ताकि हमारी बेंजीन रिंग क्या कर सके, स्टेबिलिटी गेन कर सके। दैट्स वाई इस केस के अंदर हमारे क्लोरीन को लोन पेयर डोनेट करना पड़ता है। ठीक है। और बेटा 7th क्वेश्चन जो है ये मैं तुम्हें ओरली बता देती हूँ कि हमारा जो CHCl3 यानी कि जो हमारा क्लोरोफॉर्म है, स्टोर करते हैं हम किस में, डार्क बोतल में। उसके पीछे का रीजन क्या है बेटा, जब हमारे क्लोरोफॉर्म की अगर हम ओपन में रख दें तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, फोस्जीन गैस बना लेता है। फोस्जीन गैस बना लेता है। ये फोस्जीन गैस क्या होती है, COCl2। और बेटा ये बहुत जहरीली गैस है, ये बहुत जहरीली गैस है। इसलिए हम क्या करते हैं, सीधा इसको ओपन रखते हैं, ओपन नहीं रख के इसको एक डार्क कलर की बोतल में रखते हैं। ये थे हमारे 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसके बेटा, हेलो एल्केन हेलो एरीन के। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम एल्कोहल, फिनोल और ईथर के रीजनिंग क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर मेरी वीडियो और अगर मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।